प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः दूसरे वीडियो में मैं दीपक शर्मा, सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में। मेरा आज का टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जो जीवंतता है वह ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर है। ऊर्जा अर्थात उत्पादकों से ऊर्जा बनकर अंतिम उपभोक्ता तक जो ऊर्जा मूवमेंट होती है या स्थानांतरित होती है, उस प्रक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ना होता है। और यहाँ मैं बता दूँ कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा दक्षता जितनी ज़्यादा होगी, समझ लीजिए उसकी जैव विविधता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे कहने का सेंस है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निश्चित तौर पे उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक सभी होते हैं। दक्षता तभी ज़्यादा होती है जब अलग अलग प्रकार के जीव ज़्यादा होते हैं, किसी भी प्रकार का वेस्टेज नहीं होता। और वेस्टेज पारिस्थितिकी तंत्र में तब ज़्यादा नहीं होता है जब उस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक होती है। तो एक तरह से जैव विविधता का एक बेहतरीन इंडिकेटर है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता। तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम को हम पढ़ते हैं टॉपिक में। उससे पहले पारिस्थितिकी तंत्र के मूलभूत घटक जो हम जानते हैं कि कौन कौन से हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक की बात करें तो उत्पादक, उपभोक्ता, डिकम्पोजर। और एबायोटिक की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और फिजिकल क्लाइमेट जो कि सराउंडिंग होता है, जिसमें रेन, हीट, थर्मल चेंजेस या जो फिजियोग्राफिक है, लोकेशन है, एल्टीट्यूड है, ये सभी भौतिक वातावरण के अंदर में शामिल कर लेते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के मूलभूत घटक हैं और इन घटकों के अंदर या इनके माध्यम से ही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा प्रवाह की बात कर रहे हैं तो ऊष्मागतिकी के नियम भी हमें देखने होंगे। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं और यह कार्य करने की क्षमता जो पारिस्थितिकी तंत्र में किस रूप में होती है कि कोई जीव यांत्रिक कार्य करता है, रासायनिक उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ विकिरण से जुड़े हुए फंक्शन होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण या बायोल्यूमिनेसेंस। ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप जो है जैविक जगत में विभिन्न कार्यों में उपलब्ध या परिलक्षित होते हैं। यहाँ पर बता दूँ, यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन के साथ साथ हमें ऊष्मागतिकी के नियम देखने जरूरी होते हैं, क्योंकि ऊष्मागतिकी के नियम चाहे वह जैव जगत हो चाहे अजैव जगत हो, उन सब पे इक्वली लगते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा प्रवाह जो है या एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम है, वह फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को। वह कौन कौन से नियम है? पहला नियम थर्मोडायनेमिक्स का ये है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। यानी सोलर एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में बदल दिया प्रकाश संश्लेषण में। केमिकल को हो सकता है कुछ जीव, बायोल्यूमिनेसेंस जीव जो होते हैं, जैव स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं, वह उसको प्रकाश में भी बदल सकते हैं। दूसरे जीव जो है उस खाद्य के रूप में जो ऊर्जा है उसको मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी मसल्स में होती है, वह एटीपी का रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके मैकेनिकल काम, किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को तोड़ना, ये सब कौन करता है? हमारी मसल्स करती हैं। यानी केमिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो ये ऊर्जा रूपांतरित तो हो सकती है, परंतु न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट है। अब बात आती है उत्पादक की, उत्पादित करता है ना एनर्जी, तो यहाँ पे गौर करने की बात है, वह वास्तव में सोलर एनर्जी, प्रकाश किरणों की ऊर्जा को ग्रहण करता है और अकार्बनिक पदार्थों को उन ऊर्जा के उपयोग से बदलता है, किसमें? कार्बनिक पदार्थों में। और वह हमारे लिए
अवेलेबल होते हैं किसके लिए? प्राथमिक उपभोक्ता के लिए, जिसको बाद में खाद्य श्रृंखला में ग्रहण करते हैं। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स का रूल है कि जब भी ऊर्जा रूपांतरित होती है, यानी पहला नियम था उत्पादन नहीं होता है ऊर्जा का, न ही क्षय होता है, रूपांतरित होती है। अब रूपांतरण की बात करें तो जब भी ऊर्जा रूपांतरण होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग एंट्रोपी में बदल जाता है। एंट्रोपी जिसका यूज़ सामान्यतः हम जैविक क्रियाओं में या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नहीं हो सकता है, जिसे अव्यवस्था भी कह सकते हैं। और यहाँ पे गलत लिख दिया ये, ऊर्जा रूपांतरण कभी भी 100% दक्ष नहीं होता है, उसकी दक्षता में कुछ कमी होती है एंट्रोपी के कारण। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की, हमारे ब्रह्मांड स्पेस में ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी लगातार बढ़ती ही जाती रहती है, क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरण कभी भी 100% दक्ष नहीं होता है। अब बात आती है जीवन के अंदर ऊर्जा की बात। तो ऊर्जा को सामान्यतः इकाई जो है वह कैलोरी है, जिसे किलो कैलोरी रूप में 1000 कैलोरी को एक साथ शो भी कर सकते हैं। ये कैलोरी क्या है कि एक कैलोरी का माप ये है 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 14.5 से 15.5 सेंटीग्रेड बढ़ाने तक के लिए अपेक्षित ऊष्मा, ऊष्मा मतलब जो हीट हम गर्म करने में देते हैं, वह उतनी ऊष्मा जिससे कि 1 डिग्री तापमान 14.5 से 15.5 हो जाए, उसे कहते हैं 1 कैलोरी। तो ये 1 कैलोरी ऊर्जा का माप हो गया। अब बताता हूँ कि किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तो है प्रवाहित होती है। देखिए, सबसे पहले सौर ऊर्जा जो विकिरणों के रूप में होती है, उसे कौन ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीव, जो हरे पादप अथवा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ भी हो सकते हैं, और उनके द्वारा कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों में यह जो विकिरण के रूप में जो ऊर्जा थी सोलर एनर्जी, वह रासायनिक ऊर्जा में बदल गई, और ये कार्बनिक पदार्थ और ऑक्सीजन जो है पुनः इन जीवों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सीकरण होता है, यानी खाद्य प्रकार जो हमने शरीर में ग्रहण किए गए उसका ऑक्सीकरण होगा, जिससे क्या बनेगी? CO2 और जल, और CO2 और जल को पुनः प्रकाश संश्लेषण में शामिल करके ये भोजन के जो पोषक पदार्थों को एक चक्र के रूप में संचारित किया जाता है। ध्यान दें, श्वसन के अंदर ATP का उपयोग होता है, ATP फॉस्फेट्स में, और ATP टूट करके किस में बदलती है? ADP प्लस फॉस्फोरस में। इस प्रकार से यह ऊर्जा जो सोलर एनर्जी के रूप में मौजूद थी, वह हरे पादपों के अंदर ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। उसे खाद्य श्रृंखला के अंदर जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जितने भी उपभोक्ता है वह ग्रहण कर देंगे, और पादप स्तर पर भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसमें यह प्रक्रिया जो है बाद में श्वसन की प्रक्रिया अन्य पोषक स्तर जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उनके स्तर पर भी दोहराई जाती है। और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला में एक संक्षिप्त रूप में मैंने बताया कि किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्थानांतरण होता है। यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा जो है प्रोड्यूसर ग्रहण कर रहा है, यहाँ से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से उच्च मांसाहारी। ये जब मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तब उन सब को बॉडी के अंदर, या जो बायोमास है इनकी बॉडी के अंदर, मांस के रूप में हरे पादपों के जो शाखाएं, पत्ती, जो अपशिष्ट जो होते हैं, टूटे गले हुए मृत जो होते हैं, उन सब को अपघटक की सहायता से इन कार्बनिक पदार्थों को किस में बदला जाता है? अकार्बनिक में। साथ ही इन एनर्जी के जो सोलर एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वह यहाँ पे मान लीजिए सोलर एनर्जी जो थी 100% थी, जो हमारे अंतरिक्ष में थी धरती के बाद,
उत्पादक तक की पहुंचती है तो केवल 2% ही पहुंच पाती है। बाकी सारा लॉस लॉस क्या कहें, मतलब वापस वातावरण में या अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं या पार कर जाती हैं। अब 2% जो भी सोलर एनर्जी आई उससे उत्पादक कुछ भाग, इसका कुछ परसेंटेज जो है वो प्रकाश संश्लेषण में शामिल करता है, उसका भोजन बनाता है और प्राथमिक जो उपभोक्ता जिसे शाकाहारी भी कहते हैं उसको अवेलेबल करवाता है। ठीक है, यहाँ से जो कुछ भी 2% एनर्जी थी उसका बहुत ही कम मात्रा में जो ऊर्जा रूपांतरण होती है, लगभग 10% के करीब। बाकी जो 90% है, 2% में से जो उत्पादक ने ग्रहण किया उसका अधिकांश भाग श्वसन में खर्च हो गया, रेस्पिरेशन में। ठीक है, जो बच्चा कुच्चा है वह प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी को प्राप्त होगा। शाकाहारी खुद रेस्पिरेशन करेगा, 90% तो रेस्पिरेशन लॉस कर देगा, केवल 10% जो है अगले उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राथमिक मांसाहारी जीव को अवेलेबल करवाएगा। तो कहने का मतलब है ऊर्जा स्थानांतरण रूपांतरण की प्रक्रिया, स्थानांतरण की प्रक्रिया में रूपांतरित होती रहती है और हर स्टेप पर रेस्पिरेशन में जीव के ऊपर लॉस होता है और केवल 10% जो उसके भोजन ग्रहण किया उसका आगे की पोषक स्तर को प्राप्त होता है। ये समस्त जीव अगर मर जाते हैं तो इन सब के जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करने वाले डीकम्पोजर होते हैं और डीकम्पोजर पुनः ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल के बदल कर मृदा में मिला देते हैं। थैंक यू। यहाँ पे फाइनली मैं कह देता हूँ कि एनर्जी फ्लो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता को बनाते हैं और उसकी सक्षमता को भी बढ़ाते हैं। जितना एनर्जी फ्लो दक्ष होगा यानी वेस्टेज कम होगा उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र दीर्घ स्थायी या चिरकाल तक बना रहता है। थैंक यू वेरी मच।